Yesterday we discussed about your DRBDR, OSPF priority, and different types of OSPF packets, OSPF process. ठीक है, तो ये तुम्हारा कल खत्म हुआ था। चलो पढ़ो फटाफट। Init. Down म्हणजे काहीच नाही. Init state, that means first outer sentence hello. It's neighbor. Initiates the process to form a neighborship. ठीक है, पहले दूसरा चैप्टर लेना। कैसे कॉन्फ़िगर करना पता है? ठीक है, कल डिस्कस किया था। राउटर आईडी पे डिस्कस्ड। ठीक है, एक बार पढ़ लो।
ठीक है। Then how to configure loopback interface. यहाँ पे क्या लिखा है? When the router is reloaded. इसका मतलब एक बार राउटर ने अपना नाम डिक्लेयर किया, वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक राउटर का प्रोसेस रिफ्रेश नहीं हो। तो आप एक बार प्रोसेस रिफ्रेश करो, आइदर बाय रीलोडिंग द राउटर और बाय क्लियरिंग द ओएसपीएफ प्रोसेस। क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस करोगे तो ओएसपीएफ का पूरा प्रोसेस रिफ्रेश होगा, तो वो नए से राउटर आईडी डिक्लेयर करेगा। इसमें भी वर्चुअल रहेगा। लूपबैक ये है ओएसपीएफ का कंसेप्ट ऐसा नहीं, इट्स अ जनरल इंटरफेस। वो तुम लोग EIGRP करो, ओएसपीएफ करो, बीजीपी को, दुनिया का कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल करो या फिर ना करो, एक इंटरफेस का एक कंसेप्ट है। वर्चुअल इंटरफेस अगर तुम्हें क्रिएट करना है तुम लोग क्रिएट कर सकते, ठीक है। लेकिन इस लूपबैक का रोल यहाँ पे इसलिए आता है राउटर आईडी एडिट करने के लिए, और सेम ये बीजीपी में भी अप्लाई होता है। बीजीपी में भी राउटर आईडी एडिट करने के लिए तुम लोग लूपबैक इंटरफेस यूज कर सकते। So router ID can be elected with a physical interface by default or with a loopback or by using a router ID command. Then you can clear the process by this command, clear IP OSPF process, to make sure that router is recognized with a new name. नहीं तो वो पुराना वाला नाम ही रहेगा। If you type show IP OSPF, you will able to see the router ID. ठीक है, so this is how you configure. Show IP OSPF process will give information about what router ID is, then about your intervals, hello timer value, dead timer value कितना है, then areas can be normal areas can be special area, जो हम लोग स्टब डिस्कस अभी तक किया नहीं ना। तो स्टब में मल्टीपल कंसेप्ट है, स्टब, टोटली स्टब, नॉट सो स्टबी, टोटली नॉट सो स्टबी, वो डिस्कस करेंगे आगे। तो ये एरिया किस टाइप का है, ये स्टब है, नॉर्मल एरिया है, नॉट सो स्टबी है, वो डिफाइन होता है। फिर बाकी LSA, मिनिमम LSA इंटरवल कितना है, मैक्सिमम LSA इंटरवल कितना है, फिर बाकी क्या है, और टू विच एरिया SPF एल्गोरिथम कितनी बार रन हुआ, इसके लास्ट कब रन हुआ था। So these all information will be part of your show IP OSPF. Then this is the interface information on which OSPF is running. तो जिस इंटरफेस पे OSPF रन हो रहा है वो इंटरफेस का स्टेट दिख लेगा, वो इंटरफेस किस एरिया में है, फिर वो इंटरफेस किस टाइप का इंटरफेस है, वो अगर लैन का इंटरफेस है या फिर WAN का है, नॉन ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है, वो डिफाइन होगा। प्रायोरिटी क्या है, DR कौन है, BDR कौन है, राउटर आईडी क्या है, हेलो टाइमर वैल्यू, डेड टाइमर वैल्यू, बाकी हेलो कितने टाइम में ड्यू है, फिर और क्या बता रहा है, एडजेसेंट नेबर कौन है, फिर अगर वो DR है तो वो DR है या ये खुद DR है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन रहता है आपका इंटरफेस स्टेटस के अंदर, शो IP OSPF इंटरफेस एंड व्हाटएवर इंटरफेस ऑन विच यू आर ट्राइंग टू रन OSPF। नेबर टेबल, नेबर टेबल में ये स्टेट ऐसा दिखेगा, व्हाट इज द स्टेट विद द नेबर, तो नेबर स्टेट फुल एंड हु इज ही, DR है, BDR है, तो आगे दिखेगा। तो फुल स्टेट नेबरशिप किसके साथ फॉर्म होगा, फुल स्टेट नेबरशिप किसके साथ फॉर्म होगा, हाँ, किस दोनों के बीच में होगा फुल स्टेट नेबरशिप, DR और DR अदर। तो DR और DR अदर के बीच में फुल स्टेट होगा, बाकी जितने भी राउटर्स है वो सिर्फ टू वे दिखेंगे। तो ठीक है, तो इसने क्या कहा कि 10.64.0.1 is my neighbor and he is DR and a full state neighborship is formed with that router। बाकी ये दूसरा एक राउटर है
और उसके साथ कोई डीआर वगैरह है नहीं। डेड टाइम इंटरवल मतलब जैसे होल्ड डाउन टाइम यहाँ पे EIGRP में दिखता था, वहां पे डेड टाइम दिख रहा है, दैट मीन्स 32 सेकेंड के बाद दूसरा हेलो आना है। एड्रेस वाया विच इंटरफेस दिस नेबर इज कनेक्टेड, और मेरे किस इंटरफेस के थ्रू वो रीचेबल। फर्दर नेबर टेबल विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डीआर और वीडीआर का आईपी भी देंगे फिर। अगर आप डिटेल्स डालते हो आगे, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर डिटेल्स, विल फर्दर यू विल एबल टू सी द डीआर वीडीआर आईपीस। So IP route now in EIGRP, when we type show IP route, what we'll see all the EIGRP networks we are able to see with respect to symbol D. OSPF में O है, but OSPF में 3 combinations बनते हैं, O, OIA, OE2. O means what? Routes from my area. मतलब आपका टोपोलॉजी 10-12 एरिया में डिवाइड है, ठीक है? तो आप जिस राउटर पे ये कमांड डाल रहे हो, वो राउटर के वो एरिया के अंदर एक कोई वो राउटर होगा आपका। लेट से आप ये कमांड जिस राउटर पे डाल रहे हो वो एरिया 2 में, तो वो एरिया 2 में एक ही राउटर नहीं होगा, वो एरिया 2 में 50-60 राउटर्स हो सकते हैं। सो इफ यू टाइप दिस कमांड ऑन अ राउटर विच इज मेंबर ऑफ लेट से एरिया 2, इफ यू टाइप अ कमांड शो आईपी रूट, तो उस एरिया के अंदर और कितने राउटर्स है? 50-60, मतलब नेटवर्क्स कितने होंगे? अराउंड 100 अप्रोक्सीमेटली। तो ये राउटर एरिया 2 में है, और एरिया 2 में बाकी के भी कितने नेटवर्क्स है? दोज ऑल नेटवर्क्स योर राउटर विल एबल टू सी, बट दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय O, एंड इफ सपोज देयर आर नेटवर्क्स व्हिच आर पार्ट ऑफ डिफरेंट एरिया, मतलब एरिया 1 के नेटवर्क्स है, तो वो दिखेगा OI, इंटर एरिया। मतलब you will able to see few routes with a symbol O. You'll able to see few routes with a symbol OIA. You'll be able to see few routes with a symbol OE2. So if you are able to see few networks with a symbol O, what that indicates? If you see few networks in your routing table में क्या दिखता है? Networks, दुनिया भर की networks. तो अगर आपको 200-300 राउट्स दिख रहे हैं आपके राउटिंग टेबल के अंदर, उसमें से 50 राउट्स के पहले O लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? वो सभी मेरे एरिया के हैं, क्योंकि ये राउटर किसी एक एरिया में होगा ना। सो इफ यू आर टाइपिंग दिस कमांड ऑन एनी वन राउटर, वो अगर 50 नेटवर्क्स ओ से दिखा रहा है, इसका मतलब वो 50 नेटवर्क्स मेरे एरिया के अंदर है। रिमेनिंग 50-60 maybe he is saying OIA, that means those are also OSPF routes, but those are from another area, वो बाहर से मेरे एरिया के अंदर है, इंटर एरिया। There will be few, some 50-60 will be represented by OE2. E stands for external. E2 even डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट E2 होता है। E स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल, मतलब जो OSPF के राउट्स जो OSPF के है नहीं, दूसरे एक्सटर्नल डोमेन से अंदर आए, वो एक्सटर्नल राउट्स। मतलब मान लो आपका पूरा एक क्लाउड है, मान लो ये सभी मिलके 50 है, ठीक है?
तुम लोग कमांड डाल रहे हो ये राउटर के ऊपर, ये राउटर पे तुम लोग डाल रहे हो शो आईपी रूट। तो ये जो 50 है, लेट्स से ये भी 50 है सब मिला के, ये भी 50 है सब मिला के, और ये दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल लेट्स से ये HRP होगा, या फिर इंटरनेट, ठीक है, या फिर दूसरा ISP है, जो भी है। तो यहाँ से बाहर से कुछ 100 नेटवर्क्स आ गए। तो आपको अगर शो आईपी राउट करोगे ये राउटर पे, तो ये 50 दिखेंगे, ये वाले राउट फ्रॉम योर एरिया। तुमने ये एरिया राउटर के ऊपर कमांड डाला, तो आपके एरिया में जितने भी सारे नेटवर्क्स है, you will able to see with simple representation as O, which indicates that those are the networks from my area itself. ये 50 और ये 50 मिलके कितना होता है 100। सो दोज ऑल 100 वो भी दिखेगा, लेकिन वो ऐसे दिखेगा, वो भी OSPF के है, बट दोज आर नॉट फ्रॉम माय एरिया, लेकिन वो बाहर के एरिया के अंदर से मेरे एरिया में आए, सो दोज विल बी 100। और ये जो 100 है, ये भी इसको दिखेगा, बट एक्सटर्नल। So this router will able to show all 250, बट रिप्रेजेंटेशन में पता चलेगा कौन से मेरे एरिया के अंदर है, कौन से दूसरे एरिया से आया है, कौन से बाहर से आया है। सो इट्स अ रिप्रेजेंटेशन, ये देख के पता चलेगा आपके एरिया के राउट्स कौन से, दूसरे एरिया के कौन से, लेकिन ये नहीं पता चलेगा दूसरे मतलब एरिया 0 के है। अब इसमें देखो ये 100 है ना, इसमें ये नहीं पता चलेगा कि एरिया 0 के कौन से और एरिया 2 के कौन से। इन जनरल बाहर से जो भी अंदर आएगा वो दूसरा एरिया का, तो उसे ये देख के ये नहीं पता चलेगा इसमें से 50 एरिया 0 के कौन से, 50 एरिया 2 के कौन से, ये पता नहीं चलेगा, बट यू विल एबल टू सी सिंपली वो आए, दैट मींस दोज आर राउट्स फ्रॉम डिफरेंट एरिया, दैट्स व्हाट इंटर एरिया राउट्स। और जो बाहर से आता है, मे बी ये तुम्हारा EHRP हो सकता है पूरा नेटवर्क, या RIP हो सकता है, ये BGP हो सकता है, तो बाहर से जो भी आ रहा है दोज विल बी एक्सटर्नल। सो E स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल। फिर E2Q E1 E2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा तुम्हारा OSPF का। EHRP में सिर्फ एक ही कंसेप्ट था, क्या, डी। एक्चुअली एक नहीं था, दो थे, एक तो डी और दूसरा डी, मतलब उसमें कोई एरिया कंसेप्ट था नहीं, तो डी मींस ऑल EHRP। लेकिन अगर EHRP के बाहर से अगर कुछ आ रहा है, तो दैट विल बी एक्सटर्नल। मतलब मान लो ये अगर ये पूरा EHRP होता, या फिर ये छोड़ो, ये तुम्हारा EHRP राउटर है ना, ये राउटर पे इसके अंदर के कितने नेटवर्क है 100। सो अगर तुम लोग इसका राउटिंग टेबल देखो फ्रॉम EHRP पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें दिखेगा डी 100, और ये जितने भी है 50 + 50 + 50 150, दैट विल बी DEX। तो EHRP में एक्सटर्नल राउंड दिखेगा, बट दैट विल बी DEX। OSPF my area, another area from another autonomous system, but those will be represented by OE। E1 E2 देखेंगे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ही दिखा है राउट्स, दैट मीन्स फ्रॉम डिफरेंट एरिया, लेकिन आपका राउंड टेबल में 20-25 जितने भी राउट्स होते हैं दिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन whether they are part of that area or from different area. So IP protocol will give information about what protocol is running. Maximum path 4, इसका मतलब लोड बैलेंसिंग ये करेगा 4 अगर पाथ मिलते हैं, तो उसके आगे आपको करना है, तो यू हैव टू इंक्रीज दिस काउंट। अगर आप 6 करते हो तो 6 पाथ बेस्ट है, तो 6 पाथ यूज करके लोड बैलेंसिंग करें। फिर प्रोटोकॉल जो रन हो रहा है वो उसका नॉर्मल एरिया, तो 1 इंडिकेट इट्स अ नॉर्मल एरिया, स्टेप वगैरह कुछ नहीं है। राउटर आईडी क्या है, फिर बाकी राउटिंग फॉर नेटवर्क, किस नेटवर्क के लिए ये प्रोटोकॉल चल रहा है। वेन एवर यू कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल, तुम लोग क्या करते हो, राउटर OSPF 10 and then you specify network command. So if you're typing show IP protocol, it says OSPF is running for this network, ठीक है। अब ये नेटवर्क कमांड का दो मीनिंग है, वो तुम्हारा RIP या HRP हो या BGP हो या दुनिया का कोई भी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। सपोज दिस इज 1.0, दिस इज 2.0, राइट। तो ये राउटर पे अगर तुम लोग
कोई भी प्रोटोकॉल करते हो, राउटर RIP और EIGRP और OSPF और BGP, BGP को छोड़ देते हैं, थोड़ा अलग है। तुम लोग क्या डालोगे, यही डालोगे, ठीक है। नेटवर्क 1.0 और 2.0। ये कमांड का क्या मतलब है, ये जो हम लोग का डाल रहे हैं ये तो ठीक है, पहला स्टेप यू डिफाइनिंग द प्रोटोकॉल। व्हाट इज द नीड ऑफ दिस कमांड? हाँ नहीं ठीक है, लेकिन क्यों डालने? कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है तो पहले लाइन में तुमने डिफाइन किया, राउटर RIP EIGRP OSPF, उसको पता चला राउटर को ये प्रोटोकॉल यूज करना है, नीचे नेटवर्क क्यों डाल दो? कौन से नेटवर्क का है, कौन? राउटर को जब अपने नेटवर्क्स पता होंगे डायरेक्टली तभी उसको पता चलेगा कि रिमोट नेटवर्क्स कौन है, तो भी डिफरेंशिएट कर पाएगा कौन से नेटवर्क शेयर करने की जरूरत है। मतलब ये दो नेटवर्क दिए तो ये दो नेटवर्क शेयर करने। अगर तुम लोग सिर्फ 1.0 देते हो तो 1.0 ही आगे जाएगा, ये 2.0 आगे नहीं जाएगा। So what networks you want to advertise, that you can advertise by defining by using a network command. ये इसका पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है कि ये प्रोटोकॉल, ये पहले लाइन पे प्रोटोकॉल डिफाइन किया ना, RIP EIGRP OSPF, हेलो कहां से जाता है? पोर्ट के थ्रू जाता है ना। इसको यहाँ पे और एक राउटर होगा तो इस तरफ भी एक हेलो जाएगा, इस तरफ भी एक हेलो जाएगा, यहाँ पे और एक राउटर हो सकता है, इस तरफ भी हेलो जाएगा। सो ये इस पोर्ट से हेलो कब जाएगा? जब इस पोर्ट पे प्रोटोकॉल रन हो रहा है। ये पोर्ट पे अगर प्रोटोकॉल रन नहीं हुआ तो ये पोर्ट के थ्रू हेलो नहीं जाएगा। दैट मीन्स लेट्स से if you specify only network 2.0 और सॉरी if you specify only network 1.0, ये तुमने स्पेसिफाई नहीं किया। if you specify network only 1.0 तो नेटवर्क का पहला मीनिंग क्या है? advertise this 1.0, whatever is defined by using a network command please advertise। तो क्या डिफाइन किया अपने नेटवर्क कमांड से? 1.0, तो 1.0 एडवर्टाइज करेगा। लेकिन नेटवर्क कमांड का दूसरा मतलब है कि ये नेटवर्क, ध्यान से सुनना, ये नेटवर्क जिस पोर्ट पे है उस पोर्ट पे प्रोटोकॉल रन कर। ये नेटवर्क जिस इंटरफेस पे है उस इंटरफेस पे प्रोटोकॉल रन कर। अगर मैंने दिया है 1.0 तो 1.0 का पहला मीनिंग क्या होगा? प्लीज एडवर्टाइज 1.0। दूसरा मीनिंग क्या होगा? 1.0 जिस पोर्ट पे है, जिस इंटरफेस पे है, उस इंटरफेस पे प्रोटोकॉल रन कर। तो वो ये इंटरफेस पे प्रोटोकॉल रन करेगा। तो ये इंटरफेस पे प्रोटोकॉल रन किया तो उसका मतलब क्या हुआ? ये पोर्ट के थ्रू हेलो सेंड रिसीव करेगा। तुमने 2.0 मेंशन किया नहीं, तो 2.0 मेंशन नहीं किया तो ये पोर्ट पे कोई भी प्रोटोकॉल नहीं चलेगा। तो ये पोर्ट पे अगर प्रोटोकॉल नहीं चलता तो क्या होगा? हेलो वगैरह कुछ जाएगा नहीं, प्रोटोकॉल रन नहीं हो रहा तो नेबरशिप सामने वाले डिवाइस के साथ कभी फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो कंपलसरी आपको वैन देना ही होगा। लैन तो देना ही है लेकिन वैन भी देना है, बिकॉज ये पोर्ट पे प्रोटोकॉल होना चाहिए। IPv6 में सिंपल सा कंसेप्ट, ये तुम्हारा 0/0 पोर्ट है, तुम्हें ये पोर्ट पे प्रोटोकॉल रन करना है ना, वहां पे नेटवर्क कंसेप्ट नहीं है। जैसे तुम लोग RIP में करोगे तो यही, EIGRP में करोगे तो ये कंसेप्ट, OSPF करोगे तो ये, BGP करोगे तो सही। IPv6 में ऐसा नहीं है। IPv6 क्या कहता है? तुम्हें 0/0 पे रन करना है ना प्रोटोकॉल, IPv6 RIP इनेबल, बस। ये पोर्ट पे प्रोटोकॉल रन करना है, वो पोर्ट को ही बोल दो ये प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल रन करना है। वहां पे कोई नेटवर्क का कंसेप्ट नहीं है। तो जब तुम लोग इंटरफेस के ही बोल रहे हो कि ये प्रोटोकॉल, ये पोर्ट पे प्रोटोकॉल रन कर, तो इंटरफेस पे प्रोटोकॉल तो होगा ही होगा, और ये इंटरफेस पे जो भी नेटवर्क है वो भी ऑटोमेटिक एडवर्टाइज होता है। तो IPv6 जब कॉन्फ़िगर करोगे, वो देखेंगे जब IPv6 सीखेंगे तब, जब IPv6 कॉन्फ़िगर करोगे तो नेटवर्क कमांड का कंसेप्ट नहीं आता। सिंपल इंटरफेस, जैसे अगर मान लो EIGRP करना है तो EIGRP में ES नंबर भी आता है। कमांड आई अशा लिहून घेऊ नका, इट्स अ जनरल इंडिकेशन, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। IPv6 EIGRP 20 इनेबल। अगर OSPF करना है, IPv6 OSPF प्रोसेस एडिट 10 एरिया जो है,
यहाँ पे ना कोई नेटवर्क कमांड है ना कुछ है। जिस इंटरफेस पे रन करना है इंटरफेस के अंदर जाओ, बोलो उसको क्या करना है। तो वो इंटरफेस पे प्रोटोकॉल रन होगा, और वो इंटरफेस को आईपी है तो इसका मतलब नेटवर्क भी होगा ना वो। तो वो इंटरफेस के थ्रू वो प्रोटोकॉल भी रन करेगा, और उस इंटरफेस का नेटवर्क जो भी होगा वो भी एडवर्टाइज करेगा। तो V4 में जैसा नेटवर्क कमांड है वैसा वहां पे है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे नेटवर्क कमांड का दो मीनिंग है। फर्स्ट, एडवर्टाइज दीज नेटवर्क्स वॉट एवर इन्फॉर्म टू अस, बट रन द प्रोटोकॉल ऑन द इंटरफेस विच आर हैविंग दीज नेटवर्क्स। तो वो चेक करेगा 1.0 2.0 कहाँ पे, यहाँ पे 1.0 है, यहाँ पे 2.0, मतलब ये दो इंटरफेस पे प्रोटोकॉल रन करना है। तो ये दो इंटरफेस पे प्रोटोकॉल रन करेगा। जब प्रोटोकॉल रन होगा इंटरफेस पे तो ही वो इंटरफेस के थ्रू हेलो वगैरह जाएगा। ठीक है। नाउ LSS क्या होता है? Updates. That means whatever router sends to its neighbor, that will be in the form of LSS. LSS will have information about networks, और उसका जो भी नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन, उसका मेट्रिक वगैरह वो सब। तो OSPF आर सॉरी LSS आर ऑफ 11 टाइप, उसमें से 9 10 11 यूज में ही है। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं ये सभी LSS है क्या। इसमें ABR कौन कौन है? हाँ, 3 3 आणि 5. 3 5 और ASBR? अच्छा, कितने राउटर बॉर्डर पे है पूरे टोपोलॉजी में? कितने राउटर बॉर्डर पे बैठे हैं? 3 3 तीन है। कौन से? 3 5 3 5 7। उसमें से 3 और 5 कौन है? AB. ABR ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। और 7? 7 विल बी Yes. ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ठीक है। तो ये तुम्हारा ASBR हो, ये तुम्हारा ABR हो। ऐसा लिख रहे हो जैसे अभी सुना। ये 2 लेक्चर हो गए ना इसके। ठीक है। नाउ अब LSA टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, 7 8 डिस्कस करते हैं। 8 BGP का है। ठीक है। तो ये क्या ड्रॉ किया हमने, इसमें से कोई तो एक DR होगा, एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क हुआ ना। तो मान लो ये तुम्हारा DR है, और ये DR अदर है, DRO। ये जो भी नेटवर्क है 11th राउटर का, वो DR अदर राउटर है। ठीक है। अगर ये नेटवर्क अप आता है, डाउन होता है, ये नेटवर्क के बारे में कुछ भी अगर चेंज होता है, who the DR other will inform to?
D. That is type 1. That is when DR other shares something with DR. That is type 1 LSA. देखो LSA एक जनरल कंसेप्ट है. LSA मतलब क्या? अपडेट्स. हर एक अपडेट को, लेकिन अपडेट OSPF कॉम्प्लेक्स है. तो OSPF में कैसा है कि अपडेट कैसे आइडेंटिफाई होगा, ये किस एरिया से आया, बाहर के एरिया से आया, अंदर के एरिया से आया, उसके हिसाब से ही तुम्हारा राउटिंग टेबल बनता है ना. OI OE2. तो दूसरे एरिया से राउट कौन से आए, बाहर से राउट कौन से आ रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको LSA के टाइप से. तो जब भी कोई भी DR अदर का डाउन होता है वो DR को इन्फॉर्म करेगा. सो दैट इज ऑलवेज योर टाइप 1 LSA. ठीक है. अब टाइप 2 LSA क्या होगा? एक बार DR को पता चला, व्हाट योर DR शुड डू, he should inform to all others. So type 2 LSA is nothing but DR sends information to all DR other. टाइप 3. टाइप 3 मतलब क्या? अब ये जो भी है ना, ये टाइप 1 टाइप 2, ये सिंपल तुम्हारा O होगा. ठीक है. इसका मतलब टाइप 2 टाइप 1 टाइप 2 LSA अपने एरिया को छोड़ के बाहर नहीं जाता. DR अदर का कुछ डाउन हुआ तो DR को बताएगा, तो DR भी उसी के एरिया के अंदर होगा. ठीक है. DR वो सबको एडवर्टाइज करेगा, तो सभी मतलब कौन, उसी एरिया के अंदर बाकी जो भी है सब. तो ये सिर्फ O हुआ. मतलब वॉट एवर अपडेट्स आर देयर विद इन एन एरिया, दोज विल बी शेयर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइप 1 एंड टाइप 2 अपडेट्स. तो O स्टैंड्स, ये जो O है ये क्यों आपको दिख रहा है? क्योंकि टाइप 1 और 2 LSA फ्लोट हो रहे एरिया के अंदर, इसलिए आपको आपके एरिया के बाकी के नेटवर्क्स, देखो यहाँ पे भी 15-20 नेटवर्क हो सकते हैं. ये राउटर पता चला ऐसा कनेक्ट है, और यहाँ पे भी 15-20 नेटवर्क हो सकते हैं. ये आपको क्यों पता चल रहा है? क्योंकि टाइप 1 टाइप 2 LSA फ्लोट हो रहे हैं, इसलिए एवरीवन इज कमिंग टू नो अबाउट ऑल द राउट्स व्हिच आर पार्ट ऑफ देयर एरिया. ठीक है. टाइप 3 LSA मतलब क्या? ये जो भी नेटवर्क्स है जो दूसरे एरिया के, ये बाहर से अंदर आए. तो बाहर से मतलब ABR के एक तरफ से दूसरा तरफ जो भी राउट अंदर आ रहा है, that means whatever ABR is allowing to come inside, those ABR will mark as type 3. Network advertised by ABR. तो वो ऐसे दिखेंगे. तो बाहर के राउट्स अंदर कौन लाने दे रहा है? ABR. वो बाउंड्री पे बैठा है. सो ABR को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. वो चाहे, अगर तुम लोग ABR का कहो कि अंदर इंजेक्ट मत कर, तो नहीं करे. तो अगर तुम लोग उसको कहते हो कि डोंट इंजेक्ट एनी एक्सटर्नल राउट्स और डोंट इंजेक्ट एनी राउट्स फ्रॉम डिफरेंट एरिया, तो ये तुम्हारा जो एरिया 1 है उसके अंदर कोई भी बाहर का नेटवर्क नहीं दिखेगा. दैट मींस यू वोंट बी एबल टू सी दिस. तो ABR के पास कंट्रोल होगा अंदर क्या इंजेक्ट करना है क्या नहीं करना, क्योंकि वो बाउंड्री पे बैठे. तो उसके तरफ से अंदर क्या क्या आ सकता है? ABR अंदर क्या इंजेक्ट कर सकता है? किसके नेटवर्क? दूसरे एरिया. टाइप फ्रॉम डिफरेंट एरिया. और क्या आ रहा है उसके थ्रू अंदर? नहीं मतलब नेटवर्क के बारे में, और कौन से नेटवर्क्स? हाँ, एक्सटर्नल. तो ये जो भी है ये भी तो ऐसे ही जाएगा ना, इसको हिट होगा. तो ये डिसाइड कर सकता है कि क्या अंदर सेंड करना है क्या नहीं करना है. सो टाइप 3 LSAs आर नथिंग बट नेटवर्क्स advertised by ABR about another areas. Type 4 LSA is again propagated by ABR, but to share information about where is ASBR. ASBR किधर है, उसका IP क्या है. क्योंकि टोपोलॉजी में अगर आपका एक OSPF का क्लाउड है तो उसमें मल्टीपल एरियाज आपके हो सकते हैं.
लेकिन ASBR बाउंड्री पे जो रहेगा, मतलब टाटा और एयरटेल के बीच में जो एक राउटर रहेगा वो ASBR रहेगा, या जो भी दो ISP के बीच में हो, या आप ही के दो अलग अलग कंपनीज है, एक कंपनी का ओनर अलग है, दूसरे कंपनी का ओनर अलग है, लेकिन भाई भाई है, तो उनके बीच में अगर कोई, उनके बीच में अगर मान लो ये अलग राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर रहा है, ये अलग राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर रहा है, तो उसके बीच का जो राउटर होगा दैट विल बी ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। तो हर एक ABR को पता होना चाहिए वेयर इज ASBR। अगर उसको कोई ट्रैफिक कभी सेंड करना है तो ASBR किधर है, उसका रूट कहाँ पे है। So he should know the IP address of the ASBR and he should know the path to reach the ASBR. So your type 4 is also shared by ABR to inform about location and IP details of ASBR. ठीक है। टाइप 5, टाइप 5 मतलब कौन, वो जनरेटेड बाय ASBR। ये जो राउट्स है ये अंदर कौन लाने देगा, ये। तो ASBR अगर ये अंदर लाएगा ही नहीं तो ये अंदर नहीं आएगा। So type 5 is generated by ASBR, which shares information about external routes. ठीक है, तो ये समझ लो। ही वीडियो बघत नाही का मग बुक मध्ये हेच आहे रे, बुक मध्ये हे सगळं आहे। आता हे इझी वर्ड मध्ये लिहिलं एखादा वर्ड समोर हे जे तुम्हाला आठवायचं नाही काय लिहिलंय, ठीक है। सो टाइप 1 LSA एंड टाइप 2 LSA पूछ सकते हैं कि विच एरियाज आर पार्ट ऑफ विच LSA आर पार्ट ऑफ वन एरिया। तो टाइप 1 टाइप 2 क्या देते हैं, टाइप 1 टाइप 2 क्या शेयर करते हैं, टाइप 1 टाइप 2। हाँ, टाइप 1 टाइप 2 क्या शेयर करते हैं, नेटवर्क्स विच आर पार्ट ऑफ माय ओन एरियाज। टाइप 3 LSA मतलब कौन सा LSA, which shares information about networks from another area. Type 4 LSA shares information about the location and the IP of ASBR. Type 5 LSA, अब ये टाइप 3 कौन जनरेट करता है, टाइप 3 कौन जनरेट करता है, वन और वन तो तुम्हें पता है, DR अदर DR को सेंड करता है, 2 DR जनरेट करता है, टाइप 3 कौन जनरेट करता है, ABR ना, क्योंकि ABR ही बीच में बैठा है तो वो अगर इंजेक्ट करेगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। So type 3 is generated by ABR which shares information about networks which are part of another area. टाइप 4 वो भी ABR ही क्रिएट करता है, लेकिन उसमें कोई नेटवर्क नहीं है, उसमें सिर्फ ये होता है कि वेयर इज ASBR एंड व्हाट इज द IP टू रीच ASBR। टाइप 5 is generated by ASBR which injects external routes। अगर टाइप 5 अगर ASBR बंद करे इंजेक्ट करना तो आपको एक्सटर्नल रूट्स आपके टेबल में दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले 5 है। सिक्स इज एक्सटर्नल, मतलब अगर BGP से कोई आता है तो योर 6 इज OSPF मल्टीकास्ट। 7
आगे देखते हैं कि ये तुम्हारा सभी स्पेशल एरियाज है ना, स्टब, टोटल स्टब, नॉट सो स्टबी, टोटल नॉट सो स्टबी, तब वो 7 का काम होगा, तो वो अभी है वर्ड। 8 बीजीपी है और 9, 10, 11 अभी तक यूज नहीं। तो ये 5 में पूरा खेल है, ठीक है। 6 ओएसपीएफ का मल्टी, और ये 7, ये 7th इंपॉर्टेंट है। 5 तो है ही है जो पता होना चाहिए, 7 भी पता होना चाहिए, 8 अगर बीजेपी की तरफ से अंदर कुछ आ रहा है तो 8, और ये अभी तक यूज रहेंगे, ठीक है। तो कितने हुए एलएसए टाइप से? टाइप 1 क्या, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक पूरा पता होना चाहिए, मतलब 8 तक। लेकिन एक्सप्लेनेशन तुम लोग पूरा तुम्हें पता होना चाहिए 7 तक। अभी बुक में है तो पूछेंगे नहीं। इंटरव्यू में सिर्फ व्हाट इज ओएसपीएफ नहीं पूछेंगे, अगर आईएसपी में जाओगे तो ओएसपीएफ पे ही 30-35 क्वेश्चंस पूछेंगे, और बीजीपी पे 30-35। देखो, ये तुम्हारा टाइप 1 एलएस है, पढ़ो इसमें क्या लिखा है। includes a list of directly connected networks. LSA identified by router ID of the originating router floods within the area only, does not cross ABR. ठीक है, ये कौन जनरेट करता है? डीआर आता है, ठीक है, दैट इज टाइप। फिर तुम्हारा टाइप 2, एडवर्टाइज बाय डीआर टू ऑल अदर डीआर अदर्स, फ्लड्स विद इन द एरिया ओनली, ये भी एबीआर को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। इंक्लूड्स attached networks and any information which DR wants to share with all others. टाइप 3, टाइप 3 को हम लोग समरी एलएसए भी बोल सकते हैं। तो देखो, ये जो अंदर कुछ नेटवर्क्स थे ना, वो एबीआर तक आएगा, टाइप 1 या टाइप 2 हो सकता है। एबीआर को ये एरिया 1 के अंदर मान लो 1.0, 2.0, 3.0 ऐसे 10.0 10 नेटवर्क्स है, वो इस एरिया के अंदर ही घूमेंगे, वो टाइप 1 होगा। वो एबीआर को पता चलेगा, क्योंकि वो टाइप 1 टाइप 2 एबीआर को भी तो हिट होगा। तो एबीआर विल कम टू नो, ओके क्या नेटवर्क्स है 1.0 से लेकर 10.0। एबीआर उसी को एक अलग एनवलप लगाएगा टाइप 3 का, और वो बाहर सेंड करेगा। तो दो आर टाइप 3 एलएसएस, और विच इज आल्सो कॉल्ड एज समरी एलएसए, ठीक है। तो ये जनरेटेड एंड शेयर्ड बाय एबीआर व्हिच हैज इंफॉर्मेशन अबाउट अदर एरिया। एक एरिया का राउट दूसरे एरिया में इंजेक्ट हो रहा है, इसलिए आपको ओआईए दिखता है। अगर आपका एबीआर टाइप 3 एलएसए इंजेक्ट करना बंद कर दे तो आपके राउटिंग टेबल में ओआईए दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और एक स्टेटमेंट लिखा है, एबीआर जो भी इंजेक्ट करता है वो समरी रूट इंजेक्ट करता है, इसलिए इसको समरी एलएसए भी कहा गया। मतलब क्या? सबनेट, सबनेट, सब नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता not समरी रूट ना, इट डज नॉट समराइज। मतलब क्या? अंदर जितने भी आपके सब नेटवर्क्स हैं, ये इंडिविजुअली एक एक को आगे शेयर नहीं करेगा। ये सभी सब नेटवर्क किस मेजर नेटवर्क के, वो मेजर नेटवर्क आइडेंटिफाई करेगा। और एबीआर वो सिर्फ, मतलब मान लो यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क्स है, 1.1.0/29, फिर 1.32/29, फिर 1.48/ समथिंग, 1.64/ समथिंग, तो सभी 1.0 के ही है। तो ये इंडिविजुअली सभी इंडिविजुअल सब नेटवर्क्स आगे शेयर नहीं करेगा। वो भी एबीआर पे कमांड है, तुम लोग चाहते हो कि इंडिविजुअली जाए तो वो भी तुम लोग कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट यू विल नॉट डू। सो व्हाटएवर सब नेटवर्क्स व्हिच आर देयर पार्ट ऑफ योर एरिया, ही विल फाइंड आउट द मेजर नेटवर्क टू विच ऑल द सब नेटवर्क्स बिलोंग। अगर यहाँ पे 1.0 के 4-5 सब नेटवर्क्स है, 2.0 के 4-5 सब नेटवर्क्स है, 3.0 के 4-5 सब नेटवर्क्स है, तो सब मिलके 15 सब नेटवर्क्स हुए। लेकिन ये एडवर्टाइज करेगा 3, 1.0/24, 2.0/24, 3.0/24, ठीक है। दैट्स व्हाई इसको समरी एलएसए भी कहते हैं। Type 4 LSA used to advertise the metric to reach ASPR and the path to use that generated by ABR. ABR ही generate करता है, but it provides information about who is ASPR and what is the path to reach that ASPR. Path मतलब what is the path, मतलब obviously उसका metric, ठीक है। Contains router ID of the ASPR. तो देखो ये किधर कैसे दिया उन्होंने, ये टाइप 4 है ना,
जैसा देखो, यहाँ पे एक ESBR होना चाहिए था, वो शायद उन्होंने ड्रॉ नहीं किया। तो ये ESBR का इंफॉर्मेशन सबसे पहले किसको पता चला? ABR को पता चला। तो ABR ने उसको टाइप 4 का लेबल लगा के, बाकी की टोपोलॉजी में ये ASBR है तुम्हारा। ये सबसे पहले किसको पता चलेगा? मतलब नेबरिंग ABR। लेकिन OSPF में एक ही ABR होगा ऐसा नहीं, यू माइट बी हैविंग 10 20 30 ABRs। तो जो भी इमीडिएटली कनेक्टेड ABR है उसको सबसे पहले पता चलेगा, और वो जनरेट करेगा फिर टाइप 4 LSA to inform all other ABRs about where is the ASPR, what is the IP of the ASPR, and what is the path to reach ASPR. So this is type 4. टाइप 5 ये टाइपो है, क्योंकि अगर एक्सटर्नल डोमेन है तो ये ABR नहीं होना चाहिए, ASBR है। तो ASBR जब बाहर के रूट्स अंदर लेगा तो उसको टाइप 5 का लेबल लगा के अंदर लेगा, तभी तुम्हारे राउटर्स पे OE2 दिखेगा, क्योंकि ASBR उसको अंदर ले रहा है। अगर ASBR वो ब्लॉक करे तो तुम्हें टाइप 5 नहीं दिखेगा, मतलब OE नहीं दिखेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है उनने? यूज टू एडवर्टाइज नेटवर्क फ्रॉम अदर ES मतलब दूसरा डोमेन, तो तुम्हारा प्रोटोकॉल हो सकता है या दूसरा ISP हो सकता है। एडवर्टाइज एंड ओन बाय ओरिजिनेटिंग ASBR, एडवर्टाइज यही करेगा ASBR, फ्लड्स थ्रू आउट द पूरे ES में वो फ्लड होगा। एडवर्टाइजिंग राउटर ID इज अनचेंज थ्रू आउट द ES, मतलब क्या? जिस ASBR ने सेंड किया है उसका राउटर आईडी पूरे ES में वही रहेगा, कि किस ES की किस ASBR ने हमें वो बताया। तो वो उसका IP अगर चेंज होता है तो ये मान लो टोपोलॉजी में ऐसा भी हो सकता है नेटवर्क। ये तुम्हारा OSPF का क्लाउड है, और तुम्हें दो ASP है। तो बीच में जितने भी तुम्हारे एरियाज है, यहाँ से भी कुछ राउट्स आएंगे, यहाँ से भी कुछ राउट्स आएंगे। तो पता कैसे चलेगा कि ये राउटर ने कौन से इंजेक्ट किया और ये राउटर ने कौन से इंजेक्ट किया, ये ASBR ने कौन से इंजेक्ट किए और ये ASBR ने कौन से इंजेक्ट किए? सो इसका जो IP होगा वो थ्रू आउट प्रोटोकॉल आपके क्लाउड के अंदर सेम रहेगा। तो यू विल कम टू नो कि ये किस ASBR ने आपको शेयर किया है टिप्स। ठीक है, बाय डिफॉल्ट रूट्स आर नॉट समराइज अगेन। टाइप 7 डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम पता नहीं है टाइप 7 है क्या, उसके लिए स्पेशल एरियाज डिस्कस करना होगा, तो ये पता चल जाएगा। कि देखो क्या दिखा रहा है इसमें।
आया इंटरनल राउटर तो दूसरे एटीएम Sir, the diagram. सर ते AVR चे काही नेटवर्क A1 मध्ये पण आहे. एरिया चे काही नेटवर्क एरिया 1 मध्ये एरिया 1 चे नेटवर्क एरिया मध्ये एबीआर चे काही नेटवर्क असं नको म्हणजे त्या राउटरच्या म्हणतोस का एबीआर राउटरचा एक नेटवर्क एका एरियामध्ये दुसरा नेटवर्क दुसऱ्या एरिया मग ते काय म्हणून आता समजा एरिया 1 चे O म्हणून हे होता ना आणि मग तर इकडचे OI एबीआर चा तिसरा आणि चौथा राउटरचा मधला नेटवर्क आहे ते इथे ओ आहे का झालं ठीक है
Now, ये ऐसा नेटवर्क है। तो area 4 routes, will that be known to these? Why? Because area 4 is not directly connected to area 0. There is a concept called as virtual link. Area 0 is not, or area 4 is not directly connected to area 0, तो उनके बीच में शेयर होगा नहीं। लेकिन अगर है ऐसा, आपका पूरा स्ट्रक्चर ही है ऐसा, आपका एरिया 4 एरिया 1 को कनेक्ट, तो फिर क्या करोगे? सॉल्यूशन चाहिए। So area 4 is not directly connected to area 0, so make area 4 virtually connect to area 0. Make area 4 virtually connect to area 0. तो उसके लिए तुम लोग इनेबल करते हैं वर्चुअल लिंक। मतलब एरिया 4 को अगर तुम लोग एरिया 0 के साथ वर्चुअली अगर कनेक्ट कर दो, तो ये जो आपका इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। योर 4 एरियाज नेटवर्क्स यू विल एबल टू सी अंडर ऑल द अदर एरियाज। तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको एक वर्चुअल लिंक डालना होगा, आपको एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करना होगा। किसके बीच में? एरिया 4 का एबीआर और एरिया 0 का एबीआर। वर्चुअल लिंक कैन बी क्रिएटेड बिटवीन एबीआर्स। किसी भी, मान लो यहाँ पे भी एक राउटर है, यहाँ पे भी एक राउटर है, यहाँ पे भी बीच में एक राउटर है, तो ये राउटर ऐसा नहीं, दो एबीआर को पकड़ो और दो एबीआर के बीच में वर्चुअल लिंक क्रिएट होगा। ठीक है, तो वो एबीआर कौन सा होगा? जिस एक एरिया को एरिया 0 के साथ कनेक्ट करना है, तो वो एक एरिया, मान लो आपका एरिया 56 है, तो एरिया 56 का एबीआर और एरिया 0 का एबीआर, ये दोनों में आपको एक पाइप डालना होगा, वर्चुअल लिंक। दैट मीन्स area 4 is not directly connected to area 0 physically, but make it virtually connect. जब वो वर्चुअली कनेक्ट करोगे आप एरिया 4 एरिया 0 को, तब जाके आपके एरिया 4 के नेटवर्क्स बाकी एरिया में दिखना स्टार्ट हो। बट अनलेस अंटिल यू इम्प्लीमेंट और यू क्रिएट अ वर्चुअल लिंक। तो वर्चुअल लिंक एबीआर पे क्रिएट होता है, जिस एरिया को एरिया 0 के साथ करना है वो एरिया का एबीआर और एरिया 0 का एबीआर। तो ये केस में तुम लोग कमांड रन करोगे ये राउटर पे और ये राउटर। सिंपल सा कमांड है। अगर ये तुम्हारा 4th राउटर है, राउटर OSPF 10, और ये वर्चुअल लिंक किस एरिया के थ्रू पास हो रहा है? एरिया 1। तो एरिया 1 फिर वर्चुअल लिंक। किसके साथ फॉर्म करना है? एबीआर। यहाँ पे तुम बैठे हो ना, इसका एंड पॉइंट कौन सा होना चाहिए? होना चाहिए ना ये डिवाइस। तो इसको कोई राउटर आईडी होगा, तो मान के चलते इसका राउटर आईडी 2.2 है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा तुम्हारा ये राउटर। अगर तुम लोग ये राउटर पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो राउटर OSPF 10, इसका भी वर्चुअल लिंक ऑब्वियसली उसी एरिया के अंदर जाएगा, एरिया के थ्रू जाएगा। सो एरिया 1 वर्चुअल लिंक, इसका राउटर आईडी मान लो अगर ये है, तो इस पे कॉन्फ़िगरेशन होगा एरिया 1 वर्चुअल लिंक 1.1.1.1. Once we establish a virtual link between your area 4 and area 0, then your area 4 routes you will able to see in different areas. मतलब ये हर बार पॉसिबल नहीं हो सकता कि हर एक एरिया 0 को डायरेक्टली कनेक्ट ही हो। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो एरिया डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, तो
जो एरिया एरिया 0 को कनेक्ट करना है उसके बीच में वर्चुअल लिंक डाल दो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एरिया 0 है, यहाँ पे एरिया 1 है और यहाँ पे एरिया 2 है। तो एरिया 1 तो 0 के साथ कनेक्ट है बट 2 इज नॉट कनेक्टेड टू 0। तो ये 2 का एबीआर और 0 का एबीआर, ये दोनों में एक वर्चुअल लिंक डालो। तो अगर मान लो ये R1 है, R1 पे क्या लिखा है, एरिया 1, वर्चुअल लिंक कहाँ से पास हो रहा है, एरिया 1 के थ्रू। तो एरिया 1 वर्चुअल लिंक किसके साथ फॉर्म करना है, इसके साथ, इसका राउटर आईडी जो भी होगा। तो पहले इसका राउटर आईडी तुम लोग चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, R3 का राउटर आईडी क्या है, शो आईपी प्रोटोकॉल। शो आईपी प्रोटोकॉल जाओगे, R3 पे देखोगे इसका नाम क्या है। शो आईपी प्रोटोकॉल करोगे R1 पे देखोगे इसका नाम क्या है। एक बार दोनों का नाम पता चल गया तो R1 पे जाओगे, एरिया 1 वर्चुअल लिंक R3 का आईपी, मतलब R3 का राउटर आईडी। राउटर 3 पे जाओगे, एरिया 1 वर्चुअल लिंक राउटर 1 का आईडी, उसका नाम। तो वंस यू फॉर्म अ वर्चुअल लिंक देन योर नेटवर्क्स, ये जो एरिया 2 के नेटवर्क्स एरिया 1 के अंदर आए। ठीक है, तो ऐसे तुम लोग वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। Once you establish virtual link in your database table, you will able to see those networks. ये नेटवर्क है ना 12.0 का, तो आपको दिखना स्टार्ट होगा 12.0। कहाँ से आया, 3.3 नेबर से आया। सीक्वेंस नंबर, चेकसम वैल्यू, एज, डू नॉट एज। डू नॉट एज मतलब क्या, अगर वर्चुअल लिंक के दूसरे एंड से अगर कोई भी नेटवर्क अंदर आता है, उसका एक्सपायरी लिमिट नहीं है, वो एज आउट नहीं होगा, वो रहेगा वैसे। और फिर वो 12.0 यहाँ पे दिख रहा है क्या, ठीक है, तुम्हारा राउटिंग टेबल ऐसे दिखता है, शो ओ आई, यहाँ पे एक ओ भी दिख रहा है, ओ दो दिख रहा है, दो ओ, दो ओ आई और एक E2। ये तुम्हें पता है ओ और ओ आई, ठीक है, ये तुम्हें नहीं पता ये दोनों में क्या डिफरेंस है, E1 E2। आगे है तो देखते हैं, नहीं तो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी E2 मतलब क्या है, ये तुम्हारा एक्सटर्नल नेटवर्क है। मान लो यहाँ पे 10.0 से, ठीक है? वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, ये पूरा तुम्हारा OSP है। ये तुम्हारा ESBR होगा, ठीक है, एंड दिस इज योर लेट्स से 1.0। ये बाहर का नेटवर्क जब अंदर आएगा तब वो एडवर्टाइज ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा। This router will say I received information about 10.0 from my 2 neighbors। ठीक है, किस नेबर के थ्रू पाथ लेना चाहिए वो, जिसका जिसका हाँ हाँ, बेस्ट पाथ किस किस पे आइडेंटिफाई होगा, नहीं हमने डिस्कस किया ना, आ गया वो अंदर, डिस्कस अंदर आ गया वो। तो हाउ R1 विल कम टू नो विच इज द बेस्ट पाथ, किस बेस पे वो डिसाइड करेगा, कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर ना, लोएस्ट कॉस्ट। ठीक, अब यहाँ पे दो कंसेप्ट है, बाहर से जो भी नेटवर्क अंदर आता है उसको क्या कहते हैं, किस टाइप के नेटवर्क से वो, एक्सटर्नल। कैसे दिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे होता है राउंड टेबल के अंदर,
ओ E1 या E2, लेकिन बाय डिफॉल्ट होता है E2। अभी E1 E2 में क्या डिफरेंस है? ये नेटवर्क यहाँ पे है। ये नेटवर्क जब अंदर इंजेक्ट होगा, इसके पहले इस तरफ उसका कोई तो एक मैट्रिक होगा, ठीक है। लेट्स से 10, लेट्स से ये 10 कंफ्यूज हो गए, लेट्स से 5, ये 10 का मैट्रिक 5 है। ये जैसे ही अंदर इंजेक्ट होगा, ठीक है, 2 मिनट के लिए इसको सबको भूल जाओ। अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा एक नेटवर्क है 56.c में, RIP कॉन्फ़िगर है ये पूरा। इस पे कैसे दिखेगा? थर्ड राउटर पे 56.0 एक नेटवर्क है, उसका मैट्रिक क्या होगा थर्ड राउटर के लिए? RIP कर रहे हो ना तुम, ये पूरा राउटर RIP है, तो थर्ड राउटर क्या कहेगा? मैट्रिक क्या है 56.0 जाने के लिए? हाँ, कितना ऑप काउंट है? एक। इस पे चेक करोगे तो 2 हॉप्स, इस पे चेक करोगे तो हुआ क्या? मैट्रिक इंक्रीमेंट होते क्या? सेम तुम लोग EIGRP कॉन्फ़िगर करोगे। यहाँ पे मान लो तुम्हारा 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो ये कहेगा टू टीच 56 द FD इज 10 है, ये इसको बताएगा। इसके पास जब आएगा तो वो 80 होगा, ही विल ऐड दिस वैल्यू टू इट, और ये कहेगा कि मेरे लिए FD 56 को जाने के लिए 20 है। ये जब इसको एडवर्टाइज करेगा तो इसके लिए वो 80 होगा, तो ये कहेगा कि मेरे लिए 56 को जाने के लिए 30 है। इसका मतलब हो क्या रहा है? अपडेट्स कीप्स ऑन इंक्रीमेंटेड, जो कि होना चाहिए। क्यों जरूरी है? अपडेट इंक्रीमेंट नहीं होता, मतलब अपडेट मतलब मैट्रिक, मैट्रिक अगर इंक्रीमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? तो लोकल डिस्टेंस से पता नहीं होगा, डेस्टिनेशन तक पहुंचने का डिस्टेंस पता नहीं होगा, तो उससे क्या होगा? तो डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं पाएगा ना, उसको सिर्फ उसके नेबर का डिस्टेंस पता होगा, नहीं, क्यों नहीं पहुंच पाएगा? उसको बाकी के राउटर्स की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, नेटवर्क कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। मैट्रिक अगर इंक्रीमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? दोनों तरफ से सेम ही डिस्टेंस मिलेगा। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा किस पाथ के थ्रू लोएस्ट मैट्रिक। तो मैट्रिक इंक्रीमेंट होना इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ये 5 है, यहाँ पे आया मैट्रिक इंक्रीमेंट हुआ नहीं, यहाँ पे गया मैट्रिक इंक्रीमेंट हुआ नहीं, यहाँ पे आया मैट्रिक इंक्रीमेंट हुआ नहीं, इसके थ्रू आया मैट्रिक इंक्रीमेंट नहीं हुआ, मैट्रिक इंक्रीमेंट नहीं हुआ, मैट्रिक इंक्रीमेंट नहीं होगा, मैट्रिक इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये राउटर क्या कहेगा? आई हैव रिसीव्ड अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट 10.0 वाया 2 नेबर्स वाया R2 एंड वाया R6, दोनों तरफ से मैट्रिक 5 ही है, तो क्या होगा? दोनों बेस्ट पार्ट। लोड बैलेंसिंग होगा। वो बेस्ट पाथ सिलेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। E2 में वो होता है, नेटवर्क इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड विदाउट चेंजिंग द मैट्रिक, विदाउट चेंजिंग द मैट्रिक। E1 में जैसे नॉर्मल तुम्हारा चलता है, इफ यू डेलिबरेटली डू इट E1, देन हॉप बाय हॉप योर नेटवर्क तो वैसे भी पहले केस में तो शेयर हो रहा है, क्योंकि नेटवर्क शेयर तो होना ही होना है, लेकिन उसके साथ हॉप बाय हॉप आपका मैट्रिक भी इंक्रीमेंट होते जाए। कौन सा बेटर है? हाँ, कौन सा बेटर है? इंक्रीमेंट। हाँ, E1 या E2? हाँ, कहाँ? हम्म, हाँ, कसं आयडेंटिफाय केलं? हाँ, क्यों? बेस्ट पाथ E2 में क्या होता है, E1 में क्या होता है, बताओ? E1 में इंक्रीमेंट होता है। मैट्रिक हॉप बाय हॉप बढ़ते जाएगा। हाँ, E2 में नहीं होता। E2 में नहीं। मैट्रिक इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो कौन सा बेटर है? E1 E1 कितने लोग बोल रहे हैं?
और E2 क्यों? वेस्ट भी जाएगा ना, अगर दोनों पाथ से भेजेंगे दोनों पाथ से तो एक और वेस्ट भी जाएगा, मतलब लोड बैलेंसिंग होगा या नहीं होगा? अच्छा, लोड बैलेंसिंग किस में होगा? E1 में होगा या E2 में होगा? हाँ, कौन सा बेटर है? E1 E2? हाँ, डिफॉल्ट कौन सा है? E2। तो E2 में क्या हो रहा है? मैट्रिक चेंज नहीं होता। ये पॉइंट पे जो भी मैट्रिक होगा हॉप बाय हॉप वही जाएगा एंड तक, कोई भी राउटर उसका मैट्रिक अपग्रेड नहीं करेगा, इंक्रीमेंट नहीं करेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो मैट्रिक था वो एंड तक जाएगा, वही रहेगा, दैट इज E2। E1 मतलब क्या? हॉप बाय हॉप आपका मैट्रिक चेंज होते जाएगा जैसे आपका एक्चुअल जो कॉस्ट है उसके हिसाब से जो होगा। तो बेटर कौन सा है फिर? E2 हाँ या E1? अच्छा, E2 क्यों लगता है? किसको लगता है E2 बेस्ट है? हाँ, क्यों लगता है E2 बेस्ट है? ASBR से वहां तक तो उसको पहले उसका खुद का बेस्ट पाथ पता होगा ना, किसको? राउटिंग में ASBR से 1.0 तक हम लोग 1.0 के बारे में बात ही नहीं कर रहे, जो बाहर से नेटवर्क आ रहा है 10.0 वो अंदर आ रहा है ना। तो अंदर वो आएगा, ऐसे E2 आएगा, ऐसे E1 आएगा। E2 आया मतलब क्या? वो अंदर इंजेक्ट तो करेगा लेकिन हॉप बाय हॉप उसका मैट्रिक चेंज नहीं होगा। अगर तुम लोग राउटर ASBR को कहते हो तो इंजेक्ट कर, लेकिन E1 से कर, तो फिर वो हॉप बाय हॉप हर एक राउटर के पास जाएगा, उसका मैट्रिक इंक्रीमेंट होते होते आगे आएगा। तो E2 अगर तुम लोग कहते हो तो E2 क्यों बेस्ट है? हाँ, या E1 बेस्ट है तो E2 को बाय डिफॉल्ट क्यों रखा? अगर E1 बेस्ट है तो E2 को बाय डिफॉल्ट क्यों रखा? हाँ, कहाँ है? ए जल्दी बोलो। हाँ, तर तुम्ही म्हणलो ना E2 बेस्ट आहे, मग का? त्याचं काहीतरी कारण पाहिजे ना. हाँ, देवा इथं बसत जाऊ आपण, टाइमपास करत जाऊ नको. हाँ, बोला. E1 बेस्ट है या E2 बेस्ट है? हाँ? अगर E1 बेस्ट है तो E2 क्यों रखा है डिफॉल्ट? जो बेस्ट है वही डिफॉल्ट होना चाहिए था. नहीं ऐसा इंक्रीमेंट मतलब क्या हो रहा है? जब मेरे पास आ रहा है तो मैं मेरा लोकल वैल्यूज में ऐड करके मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ना. ऐसा कुछ नहीं वो रैंडमली कोई भी वैल्यू से इंक्रीमेंट हो रहा है. इट्स माई कॉस्ट, इट्स माई मेट्रिक है. अब EIGRP में होता है ना मेट्रिक, मतलब EIGRP कोई भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल हो, मेट्रिक की यूज होता है. की यूज करते हैं हम लोग मेट्रिक. पता चलता है कि कौन से पाथ के कौन से लिंक के थ्रू बेस्ट पाथ है. मैट्रिक जब हॉप बाय हॉप इंक्रीमेंट होते आएगा तब समझ में आएगा कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है. तो मैट्रिक हॉप बाय हॉप इंक्रीमेंट नहीं हो रहा बाय डिफॉल्ट E2 में.
जो कि मैट्रिक हॉप बाय हॉप इंक्रीमेंट होना चाहिए। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट E1 शुड बी द डिफॉल्ट मैकेनिज्म, लेकिन वो E2 को डिफॉल्ट रखा है कि मैट्रिक हॉप बाय हॉप इंक्रीमेंट ना हो। ये गलत है ना। मैट्रिक अगर हॉप बाय हॉप इंक्रीमेंट हो रहा है तो ही तो पता चलेगा कि बेस्ट कौन सा है दोनों में से। अगर आप मैट्रिक हॉप बाय हॉप इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं होता, तो R1 को कभी भी पता चलेगा नहीं बेस्ट कौन सा है। ये तुम्हारा मान लो 1 MBPS का लिंक है, ये तुम्हारा 100 MBPS का लिंक है। बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे तुमने छोड़ दिया E2, मैट्रिक यहां तक पहुंचा, इसका मैट्रिक भी जो डिफॉल्ट यहां पे था वही इसमें दिखेगा 5 और 5। राउटर चेक करेगा, ओके 10.0 आई हैव 2 पाथ्स, 1 वाया 2 1 वाया 6 राउटर। अगर 2 राउटर से जाएगा तो उसका मैट्रिक 5 है, अगर 6 राउटर से जाएगा तो भी उसका मैट्रिक 5 है। ये किस टाइप का लोड बैलेंसिंग? 1 MBPS का लिंक है ये, और ये 100 MBPS का लिंक है। तो यही बेस्ट होना चाहिए था, क्यों नहीं निकला? तुमने E2 बाय डिफॉल्ट छोड़ दिया। अगर इसको E1 रखते तो हॉप बाय हॉप इसका मैट्रिक इसको एग्जैक्टली पता चलता, इसका मैट्रिक इसको एग्जैक्टली पता चलता, एंड ही वुड हैव सिलेक्टेड दिस पाथ। तो E1 इज द बेस्ट थिंग, लेकिन फिर E2 क्यों रखा फिर बाय डिफॉल्ट? अगर कोई नेटवर्क दाखव. कौन सा नेटवर्क? दोन पाहत आहेत ना सर, हा. त्यातलं सपोज वरच्या कुठलं तरी एक लिंक डाऊन झाली, हम्म. मग त्याला जायला दुसरा रस्ता म्हणून लिंक का E1 केल्यावर त्याला दोन पाथ माहित नसणार? उसके बाद टेबल है ना सेकंड बेस्ट और थर्ड बेस्ट रखने के लिए। तो देखो OSPF जब डिजाइन किया गया कितने साल में? हाँ, मे बी 1980 या उसके आसपास, 85 के आसपास। तो उस टाइम पे बैंडविड्थ कितना होता था? 64 kbps, 128 kbps, 256 kbps, या फिर मैक्स 1 mbps, जो भी अगर बड़े कंपनी का रहेगा तो। बैंडविड्थ मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है? एक क्लाइंट के पास कितने लिंक हो सकते थे उस टाइम पे? आज एक नॉर्मल है, कोई भी एक कंपनी के 2-3 लिंक होते हैं, एक डाउन हुआ तो दूसरा डाउन हुआ तो तीसरा। उस टाइम पे एक लिंक भी बहुत था। तो उन्होंने क्या सोचा कि वैसे भी क्लाइंट एक ही लिंक लेने वाला है, तो क्या फर्क पड़ता है मैट्रिक हॉप बाय हॉप इंक्रीमेंट जाए या नहीं जाए? बात तो वही यूज करने वाला है। ये अगर तुम लोग ऐसे देखो ना, एक ही लिंक है, ये तुम्हारा ESBR है, ठीक है, ये बात। क्या फर्क पड़ता है मैट्रिक इंक्रीमेंट हुआ और नहीं हुआ? हुआ तो भी यही बात है, नहीं हुआ तो भी यही बात है। तो बेवजह ये आएगा, अपना लोकल वैल्यू कैलकुलेट करेगा, एल्गोरिथम रन करेगा डिजस्ट्रा, फिर मैट्रिक इंक्रीमेंट करेगा, ये उसको अपडेट करेगा, ये रिसीव करेगा, ये अपना लोकल कॉस्ट फाइंड आउट करेगा, डिजस्ट्रा एल्गोरिथम रन करेगा, ये इसमें ये एंट्री ऐड करेगा, फिर अपना एक्चुअल कॉस्ट फाइंड आउट करेगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर ये चेक करेगा क्या नेबर ने सेंड किया है 50 कॉस्ट, ये अपना लोकल कॉस्ट एल्गोरिथम यूज करके उसमें ऐड करेगा, तब इसको पता चलेगा ये 20 है तो मेरा 70 हुआ। इतना सब कुछ करने के बाद भी पाथ तो वही यूज करने वाला है, तो क्यों इतना करें? इसलिए E2 बाय डिफॉल्ट रखा है। अगर एक लिंक है, आज भी मतलब आप छोड़ो 10 साल पहले तक भी मोस्टली एक ही लिंक होते थे। जो मेजर कॉर्पोरेट्स है उनके पास 2-2 3-3 लिंक है। तो अगर तुम लोग 10-15 साल भी पीछे जाओगे, 2005 या 10 तक भी जाओगे, 10 तक भी एक ही लिंक होता था जो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि तब ब्रॉडबैंड नहीं था। अगर आपको एक 1 MBPS का लिंक लेना है, यू हैव टू, तभी 2010 में 10,000 कॉस्ट था 1 MBPS लिंक का। वो तो वायरलेस, वायर तो और भी महंगा, 20-25 हजार। तो 20-25 हजार का एक लिंक, तो दो जनरली कोई लेते नहीं। तो OSPF जब डिजाइन किया गया 85-86 में, तो वही सोच के किया कि कितने लोग 2-2 लिंक ले रहे हैं। उस टाइम पे तो बहुत कम होगा, 100 में से एक आध कोई तो कस्टमर रहेगा जो 2 लिंक ले रहे हैं। तो 100 में से एक कस्टमर अगर 2 लिंक ले रहा है, तो 99 लोगों के बारे में सोचा जाएगा या एक इंसान के बारे में सोचा जाएगा? तो 99 के केस में अगर मैट्रिक हॉप बाय हॉप इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो बीच में कोई भी राउटर को एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे।
एक जो दो लिंक ले रहा है उसके केस में मैट्रिक इंक्रीमेंट होना चाहिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अपने राउटर पे इवन अप्लाई करे, वो अपने राउटर पे इवन अप्लाई करे। लेकिन E2 बाय डिफॉल्ट अगर रखते वो, सॉरी E1 बाय डिफॉल्ट रखते, तो बाकी 99 के केस में जिनके पास एक ही लिंक है उनका मैट्रिक हॉप बाय हॉप इंक्रीमेंट हो रहा क्या उनका राउटर पे और नहीं हो रहा क्या, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? ट्रैफिक तो वही पाथ से जाने वाला है। इसको मैट्रिक पता चला 20, तो क्या करेगा, ये हवे में से जाएगा। इसको मैट्रिक पता चला 70 है मेरे तक, क्या फायदा? मैट्रिक का इंपॉर्टेंस तब है जब दूसरा दूसरा पाथ रहेगा, तब दोनों में वो डिफरेंशिएट कर पाएगा। तो दो पाथ होने वाले कस्टमर कितने थे उस वक्त, 100 में से एक, तो एक के लिए हम लोग क्यों E2 करें, सॉरी E1 करें, बाकी के 99 का भी बेवजह इंक्रीमेंट होते जा रहा है, इसलिए E2 बाय डिफॉल्ट रखो। अभी तुम्हारे पास दो लिंक है, तुम लोग करो E1, जिसके पास एक ही लिंक है उसको कोई जरूरत नहीं। अभी आज के डेट में अगर 100 में से 50 के पास दो लिंक है तो 50 लोग करें E2, सॉरी E1। ठीक है, तो ये दोनों का कंसेप्ट E1 E2। ठीक है, तो यही उन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया। अगर ये E1 E2 जाता जो बाय डिफॉल्ट है, तो यहाँ पे कितना कॉस्ट है उसका, लेट से 3000। R5 पे आएगा तो भी उतना ही होगा, 3000 3000 3000। R1 पे आएगा 3000, नीचे से भी वही आएगा। तो R1 पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहेगा I have two paths to reach that whatever the network is। वाया R2 भी 3000 मैट्रिक है, वाया R3 भी 2000 मैट्रिक। तो होगा क्या, लोड बैलेंसिंग होगा। क्यों लोड बैलेंसिंग क्यों हो रहा है, कि दोनों तरफ से मैट्रिक सेम आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअल मैट्रिक है नहीं। वो इसने जो जनरेट किया था, बीच में 200 राउटर हो सकते हैं, बीच में कोई कोई लिंक 1 kbps का भी हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइम पे ठीक था E2 बाई डिफॉल्ट, क्योंकि एक ही लिंक हो सकता है। अभी अगर आपके पास दो लिंक है और आप E2 रखते हो, तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ऊपर वाला बेस्ट है या नीचे वाला बेस्ट? तो उस केस में आप E1 कॉन्फ़िगर करो। वंस यू कॉन्फ़िगर E1, ऊपर वाला पाथ क्या होगा, 3000 प्लस 1 3001 3002 3003। नीचे वाला पाथ क्या होगा, 3001 और 3002, वो नीचे वाला पाथ बेस्ट लेगा। तो जिसके पास मल्टीपल लिंक है वो बेवकूफ होगा, वो अगर E2 रख रहा है, डिफॉल्ट पे चल रहा है, तो उसके जिसके पास दो लिंक है ही हैव टू गो विद E1, जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं, उसको राउटर को बताना होगा कि जो भी अंदर इंजेक्ट लेगा तो वो E1 के हिसाब से ले। ठीक है, मैक्स LSA का काउंट तुम लोग डिफाइन कर सकते हो, मतलब LSA कंटिन्यूस आता है तो कितने LSS आपको आनी चाहिए स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में, वो आप मेंशन कर सकते हैं। पैसिव इंटरफेस तुम्हें पता है, वो RIP में भी होता है, जनरल कंसेप्ट। पैसिव इंटरफेस का मतलब क्या, पैसिव मतलब क्या, लिखा है पढ़ के तो बताओ। हाँ, RIP में भी था, EIGRP में भी था, ये जनरल कंसेप्ट है, ये कोई भी इंटरफेस को पैसिव बनाओ, इसमें कोई राउटिंग प्रोटोकॉल का इसका कोई लेना देना है नहीं। राउटिंग, हाँ, मतलब जिस पोर्ट को तुम लोग पैसिव बनाते हो वो पोर्ट पे राउटिंग प्रोटोकॉल रन नहीं होगा। तो वो पोर्ट पे अगर राउटिंग प्रोटोकॉल रन नहीं होता है तो वो पोर्ट पे हेलो कैसे चलेगा, अपडेट्स आएगा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, राइट? तो फिर तुम लोग किस इंटरफेस को पैसिव बनाओगे? हाँ, अब इस स्टेप पता है ना क्या है? हम्म? कि जनरली किस इंटरफेस पे, मान लो तुम्हारा RIP है, EIGRP है, OSPF है, BGP है, ये फंक्शनलिटी तो हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ जुड़ सकता है। तो जो भी इंटरफेस तुम्हारा पैसिव बनेगा उसके थ्रू कोई भी राउटिंग, उस पोर्ट पे कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चलेगा। तो अगर वो पोर्ट पे राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो पोर्ट पे क्या नहीं होगा, कोई भी हेलो वगैरह नहीं जाएगा। अगर हेलो नहीं जाएगा तो नेबरशिप कैसे फाउंड होगा सामने डिवाइस के साथ?
तो अगर नेबरशिप फॉर्म नहीं होगा तो सामने डिवाइस के साथ अपडेट जाएगा आएगा कैसे? तो फिर किस इंटरफेस पर तुम लोग पैसिव बना? हाँ एच पे होगा। हाँ वही मैं एच पे अगर मान लो ये तुम्हारा लास्ट राउटर है ना, इसको किया पैसिव, इसके आगे पूरा क्लाउड है, इसको किया पैसिव तो क्या होगा? नहीं इस तरह वो कोई भी हेलो सेंड नहीं करेगा, कोई भी अपडेट नहीं। तो इन दोनों के बीच में नेबरशिप कैसे होगा? नेबरशिप नहीं हुआ तो यहाँ का नेटवर्क इसके टेबल में कैसे दिखेगा? जब नेबरशिप फॉर्म होगा तब यही अपना टेबल एक्सचेंज करेगा इसके साथ, तब इसके टेबल में ये दुनिया भर के नेटवर्क इसके टेबल में आएंगे। तब लोग ये पैसे बना के मतलब नहीं। तो पैसे किसको बनाओगे तुम? हाँ राउटर पे अगर 10 इंटरफेस है, किस इंटरफेस के थ्रू उसको हेलो सेंड करने की जरूरत नहीं है? ऐसा कौन सा इंटरफेस होता है जिसके थ्रू उसको हेलो सेंड करने की जरूरत नहीं है? राउटर पे अगर 10 इंटरफेस है तो ऐसा कोई इंटरफेस होगा जिसके थ्रू उसको हेलो सेंड करने की जरूरत नहीं है? नहीं है तो बेवजह क्यों सेंड करे हेलो? बेवजह वो पोर्ट के थ्रू अपडेट क्यों सेंड करे? तो ऐसा कौन सा इंटरफेस होता है राउटर पे ऊपर कि जिसके थ्रू उसको हेलो अपडेट्स वगैरह सेंड करने की जरूरत नहीं है? हम्म, चला त्याला जर दुसरं नेटवर्क कनेक्ट होऊ शकता बोलला तो उसको केबल ही नहीं है तो वो वैसे भी बंद है, वो वैसे भी बंद है वो पोर्ट। हाँ राउटर पे अगर कौन सा ऐसा इंटरफेस राउटर के ऊपर होगा जिस इंटरफेस के थ्रू राउटर कोई भी हेलो या फिर अपडेट सेंड करने की जरूरत नहीं है? मतलब कौन सा पोर्ट? मतलब कौन सा पोर्ट? हाँ कौन सा पोर्ट? लैन पोर्ट। जो पोर्ट लैन को कनेक्ट है वो पोर्ट के नीचे क्या होगा? तो स्विच को हेलो सेंड करके क्या करेगा वो? स्विच को अपडेट, स्विच क्या राउटिंग प्रोटोकॉल थोड़ी काम कर रहा है। तो हम लोग लैन पोर्ट को पैसिव बनाते हैं बेवजह, अननेसेसरी। लैन पोर्ट को अपडेट हेलो सेंड करने का क्या लॉजिक है? बेवजह ट्रैफिक कंज्यूम हो रहा है। और यहाँ पे उन्हें क्लियर कट दिख रहा है, वो भी दिख रहा नहीं, ये जो 3 लिखा है ये इथरनेट 0 1 2, इधर से पता नहीं चला क्या ये लैन नेटवर्क है? ये पोर्ट को अगर तुम लोग पैसिव करोगे तो खत्म हो जाएगा, नेबरशिप फॉर्म नहीं होगा। ये पोर्ट को पैसिव करो, इथरनेट 0 इथरनेट 1 इथरनेट 2, कौन सा नीचे स्विच को हेलो पैसे सेंड करना है और करके भी क्या होने वाला है? तो जनरली भी कॉन्फ़िगर लैन इंटरफेसेस एज पैसिव। Design limitation, all area should be directing it to area 0, which is called as your backbone area. नहीं है तो क्या कर सकते हो? कैसे? हाँ अगर एक ये एरिया 0 को डायरेक्टली नहीं है तो क्या कर सकते हो? हाँ तो बोलो ना ऐसा वर्चुअल लिंक। तो ये वर्चुअल लिंक है, ठीक है। वर्चुअल लिंक कोई स्पेशल एरिया के थ्रू नहीं जाना चाहिए। स्पेशल एरिया आगे देखेंगे हम लोग क्या है। स्टब, नॉट सो स्टब, टोटली स्टब और टोटली नॉट सो स्टब। अगर एक एरिया स्टब है या स्पेशल एरिया, मतलब एरिया कौन से? बैकबोन एरिया, फिर नॉर्मल एरिया और स्पेशल एरिया। स्पेशल एरिया में वो 4 वो देखेंगे। अगर तुम्हारा एरिया स्पेशल एरिया है तो उसके थ्रू तुम्हारा वर्चुअल लिंक पास नहीं हो सकता, ठीक है। वर्चुअल लिंक पास होने के लिए इधर वो बैकबोन एरिया हो तो चलेगा
मतलब 2 AVR के थ्रू जाएगा ना वर्चुअल लिंक, तो जो बीच वाला जो एरिया है वो बैकबोन भी चलेगा, वो नॉर्मल भी चलेगा, लेकिन वो स्पेशल नहीं होना चाहिए, उसके थ्रू वर्चुअल लिंक क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो ना एरिया 20 इज नॉट काउंटेड टू एरिया 0, तो एरिया 20 का एबीआर और एरिया 10 का एबीआर के बीच, सॉरी एरिया 20 का एबीआर और एरिया 0 का एबीआर के बीच में वर्चुअल लिंक डालो, वो पास हो रहा है एरिया 10 के थ्रू। ये जो एरिया 10 है ये स्पेशल एरिया नहीं होना, ये तुम्हारा एरिया 0 हो तो चलेगा, बैकबोन हो या फिर नॉर्मल हो तो चलेगा, लेकिन स्पेशल नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर एरिया 0 मल्टीपल है, बीच में एरिया 1 है, तो एरिया 0 दूसरे एरिया 0 को कनेक्ट करना है, तो उसके बीच में भी वर्चुअल। कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले डिस्कस किया है। ठीक है, ठीक है, once you create virtual link you will able to see the network from that virtual link from that another area into your database table. OSP of cost तुम्हें पता है, cost is equal to 10⁻⁷ divided by bandwidth। ठीक है, पढ़ो ये। See, एक particular link का balance कब से होता है? करोगे तो कमांड है ना, बैंडविड्थ और आगे डालो, चेंज हो। इंटरफेस बैंडविड्थ अलग और अलोकेटेड बैंडविड्थ अलग। इंटरफेस मतलब पोर्ट का बैंडविड्थ, वो तो स्टैंडर्ड रहता है 10 Mbps, आज के डेट में 10 तो आता नहीं, 100 Mbps आएगा, 1 gig आएगा, 10 gig आएगा। लेकिन आपने अलोकेटेड मतलब कि अगर आपने टाटा का लिंक लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 100 Mbps का पोर्ट है तो 100 Mbps का आपको मिलेगा, इतना आपको एलोकेट किया टाटा ने, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। कॉस्ट तुम लोग चेंज कर सकते हो तो कर सकते हो, कमांड है IPOSPF कॉस्ट। और ये इसको ऑटो रेफरेंस बैंडविड्थ, ये क्या चीज है? ऑटो रेफरेंस बैंडविड्थ जो ऊपर वाला है ना 10⁻⁷, वो तुम लोग चेंज कर सकते हो। ये क्यों चेंज करना है ऑटो रेफरेंस बैंडविड्थ? एक बार बोला था मैं, 100 Mbps बाय डिफॉल्ट है, उसके नीचे जब तक तुम्हारा 10 Mbps का लिंक है तब कॉस्ट पॉजिटिव आएगा, डेसिमल वैल्यू आएगा 10। 100 Mbps का लिंक बना तो 100/100 तो भी आएगा 1, ठीक है। अगर आपका बैंडविड्थ अगर बढ़ गया 1 gig हुआ तो 100 डिवाइड बाय 1000 होगा, वो 0.1 होगा, तो कॉस्ट और आपका कॉस्ट जो है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो उस केस में क्या करना होगा?
रेफरेंस बैंडविड्थ बढ़ाना होगा ताकि आपका कॉस्ट जो निकले वो हमेशा डेसिमल में निकले। पढ़ लो। कल तुम्हारा थियरी कंप्लीट होगा। कल कौन सा डे? कल थियरी कंप्लीट होगा। थर्सडे प्रैक्टिकल। सार्क का बोला लगता है कसा हुआ है अभी। हाँ सवय आहे मला वाटतं ते। हाँ मग हाँ ठीक है ये पढ़ो। हो गया। हो गया। अच्छा एरिया जीरो एक ही होगा या मल्टीपल होगा? हाँ मान लो तुम्हारा एरिया जीरो दिल्ली में है, और ये तुम्हारा केरला का एरिया। कैसे करोगे? ये इसको कनेक्ट होना चाहिए ना। यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ा नहीं क्या ध्यान से? उसके अंदर एरिया कनेक्ट तो इधर क्या दिया फॉर टेम्पररी कनेक्शन। ठीक है तो ये केस में क्या करोगे अभी? ये पॉसिबल है नहीं ना हर एक एरिया एरिया जीरो को कनेक्ट ही हो। तो एरिया जीरो कैन बी मल्टीपल।
और एरिया जीरो के बीच में, मतलब मान लो ये नोएडा हो सकता है, ये मुंबई में एरिया जीरो एक होगा, लेट्स से बंगाल में एक एरिया जीरो होता, तो कोलकाता में एक होगा और एक बैंगलोर में होगा। तो ये आपस में सभी एरिया जीरो कनेक्टेड होंगे, और ये एरिया जीरो के जो आसपास के एरिया जो उसको कनेक्ट होगा, ये इसको कनेक्ट होगा, ये इसको, बाकी के एरिया। तो ये एरिया में 100 राउटर्स हो सकते हैं, ये दूसरे एरिया 1000 1000 1000। तो मान लो ये एरिया 56 है और ये एरिया 29 है। एरिया 29 में से अगर किसी को एरिया 56 में से कम्युनिकेट करना है, तो उसका ट्रैफिक पहले एरिया जीरो में जाएगा, जो कि बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है। ये भी एरिया जीरो ही है, तो एरिया जीरो के होते होते दूसरे एरिया में जाएगा, तो रूल ब्रेक नहीं हुआ। दो एरिया के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो उसका ट्रैफिक एरिया जीरो के थ्रू जाना चाहिए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं कि एक ही एरिया जीरो हो, यू कैन हैव मल्टीपल एरिया जीरो, और वो सभी एरिया जीरो कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव नियर बाय एरिया को उसके रिस्पेक्टिव एरियाज कनेक्ट होंगे। ये एक टॉपिक बाकी है, समराइजेशन। फिर ओएसपीएफ के और 3 चैप्टर बाकी है, वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है, थर्सडे तक ये, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन प्रैक्टिकल। ठीक है।